चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हो तो बता देने का, ठीक है। तो कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, हाँ थोड़ा थोड़ा ये चीजें हमने डिस्कस की थी। मॉडुलस का ग्राफ वगैरह जानते हो? मोड 2x + 7 का अगर ग्राफ बनाना चाहूँ तो बना दोगे? कैसे बनेगा? वी शेप में बनेगा। मोड का तो वी शेप में बनेगा और उसका जो वो वाला पॉइंट होगा 2x + 7, तो अगर ये बनाना हो तो x 7/2 से ऐसा। ठीक है, डन। सही है। और अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका जो सॉल्यूशन आने वाला है वो क्या आएगा? वो भी ऐसे ही आएगा, बस 1 के बाद वाला काट देंगे। एक बार बताना क्या सॉल्यूशन आएगा? अच्छा नहीं, इसको नीचे कर देंगे। नहीं, ग्राफ नहीं मांग रहा। जो x की वैल्यू देंगे। हाँ, x की वो वैल्यू सच दैट ये सेटिस्फाई करे। तो 2x - 7। क्या तुम लोग ऐसे लिखोगे इसको 2x - 7 < 1 और < -1? यही अप्रोच है ना? 7 इधर जाएगा, उधर भी जाएगा, दोनों साइड जाएगा ना। तो -8 सॉरी ये प्लस में 6 हो गया, +6 6 हो गया < 2x और इधर 8, तो यहाँ से 3x और < 4। तो ये इसका सच दैट सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना। ये तो बेसिक आइडिया है इसका। हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल फंक्शन, आई थिंक वो तीनों एक साथ करवा देंगे, क्योंकि मोनोमियल का पॉलिनोमियल का पार्ट है, मोनोमियल और बाइनोमियल वगैरह सब कुछ, ठीक है ना? तो वो एक साथ ही हो जाएगा। सबसे पहले लिखो पॉलिनोमियल फंक्शन में, ठीक है? जल्दी खत्म करते हैं इसको। पॉलिनोमियल फंक्शन, लेट px या fx बी एनी पोलिनोमियल। कोई भी हमारे पास एक ऐसा पोलिनोमियल होगा सच दैट an x to the power n प्लस an -1 x n -1 एंड सो ऑन, लास्ट में a नोट आ जाएगा, जिसमें से a नोट a1 एंड सो ऑन an बिलोंग टू रियल नंबर, ओके? एंड पावर n should be whole number, n should be whole number। हाँ 0, हाँ वो कांस्टेंट फंक्शन। n should be whole number। हाँ सर, अगर n 0 होगा, n 0 रखो यहाँ पे, -1 तो 1/x हो गया, तो पॉलिनोमियल नहीं होता। सर तो n should be whole number नहीं, पावर should be whole number। अच्छा n देखो क्या है उधर, हाँ सर, पावर वाला। पावर should be whole number, ठीक है? तो जो मैंने लिखा है उसको ध्यान से देखा करो। पावर should be whole number, ये इसमें मैंडेटरी रहेगा। ठीक है ना? ये एक जैसे तो कैंचुआ होता है, कैंचुआ, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की तरह जानते हैं अर्थवॉर्म क्या होता है? जानते हैं ना? वो उसके मतलब खास बात होती है, और खास बात वो ये है कि अगर उस कैंचुए को कट कर दूं मैं तो वो अलग जिंदा रहेगा, वो अलग जिंदा रहेगा, और दोनों अपने आप में दो कैंचुए बन जाएंगे। ये उसकी खास पहचान होती है। सेम पॉलिनोमियल वैसा ही बिहेव करता है। कैसे कि अगर मैं यहाँ कट लगा दूं, इसकी पूंछ को काट दूं, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक
पोलिनोमियल, और वो अपने आप में क्या हो जाएगा, Polynomial। बोलो कितने टुकड़े कर दो इसके, सब अपने अपने आप में पोलिनोमियल चलने लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके टुकड़े करूं स्टार्टिंग से, लास्ट वाला करता हूं, वो ए नोट था ना लास्ट में, यस तो अगर मैं fx अगर मैं टुकड़ा किया और ए नोट बचा सिर्फ, कांस्टेंट। और नोट मैंने इसलिए लिखता था कि बहुत सारे ए थे, इसलिए ए नोट a1 2 ऐसा ऑन लिखता। अब ये अगर मेरे पास बहुत सारे है ही नहीं, सिर्फ ए ही है, तो इन नोट को हटा देता हूं ना मैं, सिर्फ क्या बच गया ए, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो यहाँ से क्या बन गया ये कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये चीजें बहुत बेसिक है लेकिन थोड़ा सा याद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उसके बाद हमारा क्या आता है, ax प्लस भी लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद क्या आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और उसके बाद क्या आएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सो ऑन पावर n पोलिनोमियल में रहता है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला काम ये आता है कि इसकी डोमेन बताओ। ये हमारे पास फंक्शन कोई भी पोलिनोमियल है, a नोट एंड सो ऑन, सबसे पहले डोमेन क्या होगी, डोमेन बोले तो क्या इनपुट दे सकते हैं, कुछ भी जहाँ पे डिफाइन, कुछ भी है ना, कुछ भी रखो तुम, क्या प्रॉब्लम है, पोलिनोमियल में हमेशा आंसर करेगा। तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या रहेगी, हाँ रहेगी, लेकिन रेंज वेरी करता है। क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना आता है, कैसे निकालते हो, वर्टेक्स क्या होता है क्वाड्रेटिक का, -d/4a -b/2a -d/4a। ठीक है, एक बता दो फिर रेंज, एक पोलिनोमियल लिख रहा हूं fx 2x² + 4x और +8, क्या रहेगा इसका वर्टेक्स या इसकी रेंज क्या रहेगी, सर -b/2a होता है, -b/4a होता है। -b/2a and -b/4a होता है। सही तो बोला। अच्छा ये कैसे आया, सर हमने मैं जाना नहीं चाहता सर, 10th क्लास में दोबारा से, सर डिफरेंशिएट का क्यों निकाल, क्वाड्रेटिक को, और इसमें मिनिमम मैक्सिमम। तुम तो अभी तक डिफरेंशिएशन पढ़े ही नहीं हो। सर बेसिक इतना फिजिक्स में पढ़ते हैं। नहीं, हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। सर मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेते हैं ना। अरे वो क्यों नहीं, अब तो पढ़ाई नहीं हम लोगों ने। मान लो 10th क्लास का बच्चा है, अच्छा, उसको कैसे करोगे फिर, होल स्क्वायर बना देंगे। हाँ कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर बनाओ, ये बिल्कुल ठीक है। से इंफिनिटी। हाँ ठीक है, रह जाएगा, बिल्कुल सही है। चलो बढ़िया है, ठीक है ना, आगे लिखो फिर। रिमार्क करके लिखो, रिमार्क करके सबसे पहला लिखो, डोमेन ऑफ एनी पोलिनोमियल इज आर। सबसे पहला काम तो ये करना है, लिख दिया। सेकंड नंबर रिमार्क लिखो, रेंज ऑफ ओड डिग्री पोलिनोमियल। हाँ रियल नंबर हो जाएगा अगर वो डिग्री पोलिनोमियल हुआ तो। कैसे हुआ, -∞ टू इन्फिनिटी, पूरा रियल नंबर है, वैसे x के ऊपर ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है। एंड रेंज ऑफ, थर्ड नंबर रिमार्क लिखो, रेंज ऑफ एन इवन डिग्री पोलिनोमियल 0 से इंफिनिटी। 0 से इन्फिनिटी। ये कह सकता हूं 0 से इन्फिनिटी भी नहीं कह सकता एक्चुअली मैं ना। मतलब उसकी मिनिमा से अगर मान लो d हुआ नेगेटिव, तो फिर ऐसे चलेगा। क्या कट करेगा वो, अटच करेगा, नहीं, तो 0 से कैसे हुआ। मिनिमा से इंफिनिटी। ये मत लिखो, ये लिखो नॉट ऑलवेज रियल नंबर। अच्छा, ये लिखो कि रियल नंबर तो नहीं हो सकता इसकी रेंज, ये कह सकते हैं, ये कमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। ये नहीं बोल सकते कि 0 से लेकर इन्फिनिटी। नेगेटिव हो सकता हाँ d जिस दिन नेगेटिव मिल गया ना उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी। है। d पॉजिटिव भी हुआ, नीचे से चला जाएगा तब भी नेगेटिव। हाँ तब भी तो है, बिल्कुल है। तो ऑलवेज रियल नंबर नहीं है, ये चीज हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो एग्जांपल 3x² + x
-2। जल्दी से बताओ इसकी रेंज क्या है, जल्दी से 1 plus जल्दी से बताओ, जल्दी से। 25/12 से infinity। 25 से, इसका 25/12। मतलब प्लस का, हाँ इसका मतलब डी नेगेटिव है। सॉरी -25 फंस रहे हो तुम, माइनस लगाया। माइनस आएगा। ये देखो कहाँ तक बातें जा रही है। अगर तुमने जैसे ही बोला मैंने तुरंत बोल दिया डी नेगेटिव होना चाहिए। फिर तो क्या तुम्हारे दिमाग में ये चीजें सारी यस कि अगर मैंने देखो तुमने क्या बोला प्लस का 25 यानी x की वैल्यू कुछ प्लस में है, हाँ। इसका मतलब d क्या है फिर नेगेटिव। तुमने y और x दोनों प्लस के बोल दिए। समझ में आई ये बातें? हाँ सर। तो इन सबका मालूम तो होना चाहिए ना। जैसे मान लो कोई भी ग्राफ दे, सबसे पहले d के बारे में कमेंट करें तो d अगर ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है और d इक्वल टू 0 है। 3 पॉसिबिलिटीज होती है d के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा सा बेसिक चलते हैं। इसमें हमेशा 2 सॉल्यूशन होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, मतलब x एक्सिस को 2 बार कटिंग होगी। यहाँ पर 2 सॉल्यूशन होंगे इक्वल, लेकिन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक बार। और यहाँ पर क्या कितनी कटिंग होगी, एक ही कटिंग होगी, या टच करके जाएगा वो, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, d लेस देन 0 में कोई कटिंग नहीं कोई कटिंग नहीं होगी। होगी। और इसका मतलब रियल नंबर में इसका सॉल्यूशन नहीं है, नहीं। कॉम्प्लेक्स में इसके आंसर आने वाले हैं। समझ में आ गया? तो इसका अगर रियल में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, नो सॉल्यूशन। ये तो मैं चीजें पता होनी चाहिए। मैं इसके अंदर चलता हूँ d लेस देन 0 पे कुछ। अब वहां पर a पर डिपेंड हो गया कुछ। a पर क्या डिपेंड हो गया, देखो इसने कहा कोई कटिंग नहीं होगी x एक्सिस को, तो 2 तरीके से ग्राफ बन सकता है, एक तो ऐसा और एक ऐसा। इस नीचे से कहीं पर भी आ सकता है ऐसा कुछ ग्राफ, ठीक है। ये 10 प्लस की बातें हैं, इतना वो नंबर सीरियस लो इसको। इस वाले केस में हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, इसमें और दोनों में d क्या है, लेस देन 0। इसका मतलब जिस दिन d लेस देन 0 हुआ, ये बात अभी थोड़ी देर बाद देखना, अभी मैं तुमसे पूछूंगा और डायरेक्ट दिया हुआ नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद को सोचना पड़ेगा ये बात। कैसे, कोई पॉलिनोमियल दिया होगा, d के बारे में सबसे पहले कमेंट करना तुम कि इसका d तो देखते हैं क्या है। मान लो d लेस देन 0 मिल गया तुमसे ना, एक्चुअली डोमेन या कुछ रेंज पूछा जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, और उसमें तुम्हें d सबसे पहले फाइंड आउट करना तुम कि d मान लो है ही नहीं, पॉजिटिव है ही नहीं ना, इक्वल है 0 के, वो लेस देन 0 है, तो फिर तुम इसके बारे में कमेंट करा तुरंत, तो तुम्हें आइडिया दे देगा। समझ में आ रहा है? हाँ। कोई बात नहीं, एग्जांपल दूंगा तो और आ जाएगा बेटर समझ में, ठीक है। चलो फिर एक डोमेन निकालो जल्दी से, ठीक है ना, निकाल दोगे। रूट में x प्लस 4, रूट में x प्लस 4 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। बस जल्दी जल्दी एक एक दो सवाल करके चलते हैं, इन पे थोड़ा रिमाइंड भी हो जाएगा। -4 से infinity। -4 से infinity। बिल्कुल सही है। अब इसीलिए मैंने जानबूझ के थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था डी के बारे में, कि तो पहले डी चेक करना है, ठीक है ना। सबसे पहले ये वाला क्या मांगता है, ये वाला ये मांगता है कि मुझे सिर्फ x प्लस 4 क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 मुझे मांग रहा है। पहला कंडीशन हो चुका है। मुझे दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का नीचे वाले का, इसका मतलब मुझे ये 0 नहीं चाहिए। बाकी और कोई कंडीशन है, नेगेटिव भी कहाँ चाहिए, ग्रेटर देन 0। यानी इसको भी क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो जब तुमने इसका d चेक किया नेगेटिव, तो d आया नेगेटिव, लेकिन d नेगेटिव होने पर से काम नहीं चलेगा, a पॉजिटिव। अब मुझे a पर भी जाना पड़ेगा, है ना। तो a इसमें क्या आ गया फिर, पॉजिटिव। पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब a ग्रेटर देन 0, इस केस में तो हमेशा ही क्या देगा वो सॉल्यूशन, पॉजिटिव। पॉजिटिव। 0 वैसे भी नहीं दे रहा, d लेस देन 0 है, इसीलिए इसमें कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारा, ये रियल नंबर आएगा। तो नीचे रियल नंबर देगा और ऊपर क्या देगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गया, -4 से। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आगे लिखो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। मैं अभी तुम्हें 12th का कुछ भी नहीं पढ़ाया हूं,
ये सब 11th का चल रहा है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और जो चीजें हो सकता है मैं थोड़ा सा तुम्हें अलग और एक आध बता दूं चीजें, तो तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी चीज के लिए, ठीक है ना। आइडेंटिटी फंक्शन तो जानते हो, ठीक है ना। वो फंक्शन जो y कैसे लिखोगे, फिर हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए सेम वैल्यू होगा। हाँ, हर एक x के लिए तुम्हारा हर एक डोमेन के लिए रेंज भी सेम आएगा, सेम है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, लिख लो f y इक्वल टू x। अगर मेरे पास ये फंक्शन है इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, और इसका हमारे ग्राफ क्या बन जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। क्या तुम आइडेंटिटी फंक्शन को पहचान सकते हो क्या, पहचान लोगे, कैसे पहचानोगे। मान लो तुम्हें बहुत बड़ा फंक्शन दे दिया, हाँ हमेशा y इक्वल टू x नहीं होता आइडेंटिटी फंक्शन, बहुत बड़ा फंक्शन दे दिया तो कैसे पहचानोगे कि आइडेंटिटी है। दो वैल्यू पे सेम वैल्यू होता है, दो वैल्यू में अगर सेम वैल्यू ना, ये जरूरी थोड़ी है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक दो, एक मिनट, हाँ क्वाड्रेटिक में दो जगह एक मिल जाता है सेम। ए जैसे हमने पढ़ा था ax का प्लस b प्लस c में अगर a b c का कोएफिशिएंट 0 तो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है। a b और c तीनों 0 है क्वाड्रेटिक में, हाँ, तो वो 0 बोलने में ना a is equal to b is equal to 0 से शायद, तो वो हो जाता है आइडेंटिटी। और आसान तरीका समझाता हूँ मैं तुम्हें। सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले तुम अपने एंड से चेक करना कि वो आइडेंटिटी है या नहीं है। क्या से? मैं एक तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, अपने एंड से चेक करना कि आइडेंटिटी है या नहीं है, ठीक है। फिर मैं करवाता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा अलग मेथड हो। तो हमारे पास एक फंक्शन है मोड x माइनस 1 मोड x माइनस 2 और प्लस मोड x माइनस 3, ठीक है। ये फंक्शन दिया हुआ है और ये कह रहा है कि चेक कर रहा है कि आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं है। तुम्हें मैं डोमेन भी दे रहा हूं, तुम इनके बीच में ही चेक करोगे, इसके आउट में मत चले जाना, ठीक है ना। ये चेक करना है कि चेक वेदर दिस इज ए आइडेंटिटी फंक्शन वेयर x बिलोंग टू 2 to 3। कैसे चेक करोगे, मुझे बस आइडिया दे दो तुम। 3 सर है 18 सर ये है कैसी है सर, बताओ भाई कैसे है। आइडेंटिटी फंक्शन का एग्जैक्टली मतलब मैं बताता हूँ कैसे चेक करना। जब भी तुम्हें कुछ भी पूछे कि आइडेंटिटी है या नहीं है, हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है ये तो है ये, ठीक है, कि वो x जो इसमें पुट करो तुम, अगर वही आंसर आया जो तुमने उसमें पुट किया और अगर वही आंसर आ गया तो इसका मतलब वो क्या है, आइडेंटिटी। एक काम करते हैं, x 2 to 3 के बीच में कोई एक नंबर उठाते हैं, सपोज करो कोई भी 2.5 उठा लिया, दो suppose करो। पॉजिटिव में या नेगेटिव में। हाँ मान लो 2.5 उठा लिया मैंने, तो ये क्या कह रहा है कि अब मैं 2.5 इसमें पुट करता हूँ, एक बार देखते हैं क्या आता है आंसर। जब मैं 2.5 रखूंगा, 2.5 माइनस 1 क्या आएगा, 1.5 कितना 1.5 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 पॉइंट माइनस माइनस में तो आ ही नहीं सकता, हाँ, ठीक है, ठीक है। मोड है, तीनों मोड है। क्या लिखो आगे, 0.5 0.5 ना,
कितने हो गए 2.5। 2.5। अगर सेम आया तो क्या होगा फिर आइडेंटिटी फंक्शन है। एक्चुअली तुमसे ये नहीं पूछेगा कि आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं है, उस पर तो उसको भरोसा ही हो गया कि पक्का पूछ रहा है तो मतलब है, फिर पक्का चेक करना है। पूछेगा ये कि इसकी रेंज या डोमेन बताओ, और हमें ये पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है। सेम। स्क्रीन भी 2 3 हाँ, चेक हमें ये करना है। वो तुमसे डोमेन और रेंज पूछेगा, हो सकता है पीरियड पूछ ले, उसका पीरियड क्या है, कब जाके वो दोबारा रिपीट होने लगेगा, ये पूछ ले। तब आइडेंटिटी फंक्शन है वो तो हर एक पॉइंट पर रिपीट हो रहा है, वो तो आए समझ में, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं आएगा, वो तुम्हें खुद को सोचना पड़ेगा। कुछ 2-4 सवाल ऐसे कर लोगे ना तो तुम्हें भी आइडिया हो जाएगा कि एक बार चेक तो कर ले, क्या पता आइडेंटिटी मिल जाए, है ना। अभी स्टार्ट होता है हमारा 12th का सबसे मेन पोर्शन। धीरे धीरे हम इसमें भी चलते रहेंगे, अभी साथ साथ हम चलता रहेगा 11th में। आगे आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। वो है एक टाइप्स ऑफ फंक्शन जो हमने अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉगरिथम, वो सब बीच बीच में मैं बताता रहूंगा सब लोगों को, और आता भी रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जो मैन यहाँ फंक्शन आ रहा है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन में आएगा। सबसे पहला 1-1 फंक्शन या 1-1 टाइप कुछ बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा आएगा मैनी वन फंक्शन। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। फोर्थ नंबर पर आएगा इनटू फंक्शन, फोर्थ नंबर पर आएगा इनटू फंक्शन। ठीक है, 1-1 फंक्शन को कई बार तुम्हें इंजेक्टिव भी बोल देते हैं। 1-1 या इंजेक्टिव दोनों एक ही बात है, अलग नहीं है दोनों में, ठीक है ना। और ऑन टू को कई बार सर्जेक्टिव भी बोल देते हैं, सर्जेक्टिव। ये दोनों बात का ध्यान रखना, कई बार सर्जेक्टिव डायरेक्ट आ जाएगा। और ये टाइप्स नहीं है, ये एक रिमार्क करके नोट करके या कुछ भी मान लो, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन 1-1 प्लस ऑन टू या क्या इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव दोनों हुआ, हाँ इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव हुआ, तो वो फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव। और एक बात ध्यान रखना, इसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसी का इनवर्स एग्जिस्ट क्यों करता है, क्योंकि मैनी वन में हाँ एक ऐसा मान लो मिल गया, मान लो ऑन टू नहीं है, सपोज करो कोई फंक्शन। ऑन टू का मतलब क्या होता है, अभी तो बता देता हूँ कि इसकी प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना वहां पर, तो इनवर्स मैं कैसे बोल दूंगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि हम इसको बाइजेक्टिव तभी बोलते हैं जब 1-1 और ऑन टू दोनों हो, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में आगे जाके, अभी शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखो 1-1, बार बार 1-1 नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है ना। 1-1 ये 2 वाला टी होगा, ठीक है ना। 1-1 यानी एक मैप हुआ है एक पर, ठीक है। और अपना मैनी वन, ठीक है ना, इसको मैनी 2-1 बोल दूंगा, M2-1। बार बार अगर मैं यूज करूँ ना ये, तो समझ जाना कि ये किसकी बात हो रही है, ठीक है। अब लिखो सबसे पहले 1-1 फंक्शन, हेडिंग लगा दो, एक एक फंक्शन की बात करते हैं और अच्छे से समझना। वो चीजें तो क्लियर हो चुकी 11th की और पहले से पढ़ भी चुके हो, अभी ये ध्यान रखना बस। सबसे पहला फंक्शन आता है वन फंक्शन या 1-1। इसमें लिखो इफ each element of A, if each element of A associated to, if each element of A is associated to
a single element of B, इधर भी एक उधर भी एक, दोनों में कोई भेदभाव नहीं होगा. If each element of A is associated to a single element of B, ठीक है, is called one function, is called one function. साइड में ये चीज जरूर लिखना कि एक तीर एक को लगे, बस. भले ही इसमें मैं हिंदी लिख रहा हूं, लेकिन ये दिमाग में रखना, एक तीर एक को लगना चाहिए. एक तीर से एक हिरण गायब होगा. ठीक है, आगे समझ में? क्या हुआ? हिंदी लिखनी नहीं आती सरदार जी? अरे पंजाबी भी लिख दो यार, क्या कर रहे हो? पंजाबी भी लिख दो. तो यहां पर मेरे पास कोई एलिमेंट है ए और बी में, तो एक तीर एक को ही लगना चाहिए, तो उसको बोलते हैं वन फंक्शन. ठीक है, नेक्स्ट लिखो मैनी वन फंक्शन. मैनी टू वन लिख दो या मैनी वन लिख दो. मैनी टू वन फंक्शन. मैनी का मतलब एक से ज्यादा होता है, कितना भी हो, भले दो तीर एक को लगे, भले तीन तीर एक को लगे, भले चार तीर एक को लगे, कोई मैटर नहीं करता. ठीक है ना, लिख लो व्हेन टू और मोर एलिमेंट, when two or more element of A are associated with same element of B, with same element of B, और बराबर में साइड में लिखना कि एक से ज्यादा तीर एक को ही लगे. मैनी वन, ठीक है ना, यानी बहुत सारे तीर एक को ही लगे. एक भी ऐसा पेयर मिल गया ना जिसमें दो या दो से ज्यादा एक को लग रहे हैं तीर, तो इसका मतलब पक्का वो क्या है, कौन सा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है. देखो अगर मैनी यहां से मैनी है ही, मैनी और वन, ठीक है ना. अब भले कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब भले कुछ भी हो, मैनी वन फंक्शन. ठीक है ना. थर्ड नंबर पे लिखो ऑन टू फंक्शन. एक बार डिफाइन कर देते हैं पर सबको, फिर एक साथ पढ़ेंगे सारे. देखो ऑन टू फंक्शन. ये बहुत सारे आ जाएंगे तो थोड़ा सा दिमाग में रखना. ठीक है ना. ऑन टू फंक्शन होता है कि सबको तीर लगना चाहिए. अब बी के बारे में बात कर रहे हो, ए के बारे में नहीं, बी के बारे में. इधर खाली हो भले, कोई फर्क नहीं पड़ता. इधर क्या होना चाहिए, इधर तीर लगना चाहिए किसी न किसी को, खाली नहीं छूटेगा. जैसे सी यहां खाली छोड़ रखा है मैंने कभी, ये ऑन टू नहीं होगा. या ये बोल दो अपनी उल्टी लैंग्वेज में कि हर एक एलिमेंट, कौन से एलिमेंट, बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए. ये इसकी इमेज होती है और ये इसकी प्री इमेज होती है. तो ए के हर एक एलिमेंट का इमेज अलग होना होता है और बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना, मतलब ये ट्रू होना चाहिए. यहां से तीर निकलने चाहिए, खाली नहीं होगा उस साइड. ठीक है ना. लिखो इसमें व्हेन, या ये बोल सकते हैं व्हेन रेंज इक्वल टू कोडोमेन. रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस होता है? कोडोमेन रेंज सबसेट होता है, रेंज सबसेट होता है ना कोडोमेन का. मैंने कल ये बताया था, हो सकता है रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो, और जिस दिन रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया उसका मतलब वो क्या है, फंक्शन ऑन टू फंक्शन है. एक तो व्हेन रेंज इक्वल टू कोडोमेन, और ब्रैकेट में लिखो कि बी के सभी एलिमेंट को तीर लगेगा. बी के सभी एलिमेंट को तीर लगेगा. आगे समझ में?
अच्छा अगर मान लो ऑन टू नहीं है तो कुछ तो होगा फिर इनटू। ऑन टू ये कहता है कि मेरे को सबको तीर लगाना है, और इनटू ये कहता है कि तुम एक को छोड़ दो, कम से कम एक को छोड़ दो, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा फिर। यानी बी के सारे एलिमेंट को तीर अगर लग गया, ठीक है ना, बी के सारे एलिमेंट तीर लग गया तो क्या हो जाएगा, वो तो ऑन टू हो जाएगा। एक भी ऐसा एलिमेंट छूट गया जिस पर तीर नहीं लगा है तो फंक्शन इनटू हो जाएगा। अगला लिखो इनटू फंक्शन। सर मतलब कोई फंक्शन ऐसे हो सकता है मैनी टू वन फंक्शन और इनटू फंक्शन दोनों? हाँ अभी आ रहे, ये एक साथ पढ़ाऊंगा उनको, ये सब पेयर होने वाले हैं अभी, इसलिए मैं एक एक करके पहले डिफाइन कर रहा हूं, ये भी अभी आएगा। देखो व्हेन रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये भी तो बोल सकते हैं ना हम, रेंज अगर कोडोमेन की इक्वल है तो ऑन टू ही हो गया। एक भी अगर एलिमेंट नहीं हुआ यानी पूरा प्रॉपर उसका सबसेट बन गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। व्हेन रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, और साथ में लिख सकते हो कि जब बी में सबको तीर ना लगे, जब बी में सबको तीर ना लगे, आगे समझ में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, दो एग्जांपल आएगा इधर से, ये 1 2 3 4 A B C D, ये कौन सा फंक्शन है, इनटू मैनी वन इनटू मैनी वन भी इनटू है ना दोनों, यानी इनटू तो है, किस वजह से इनटू है कि B के सारे एलिमेंट को तीर नहीं लगा। प्लस में इस साइड से अगर देखूं तो यहां से मैनी वन, तो ये कौन सा फंक्शन, मैनी वन प्लस में इनटू। अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल दूं, क्या कौन सा फंक्शन है, डोमेन का हर एलिमेंट कनेक्टेड है। ये बिल्कुल सही बोला है, ये तो फंक्शन नहीं है। फंक्शन वो होता है जिसके सारे एलिमेंट की इमेज होती है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं सोच सकते कि इसके तीर लग गए भाई ये तो ऑन टू बन गया, ये थोड़ी होता है, ठीक है। तो नॉट है फंक्शन, ये तो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। अगला ये तो सर वही हो गया मैनी वाला। दोनों बताओ, दोनों ऑन टू है या नहीं, सबको तीर लगा, हाँ। डन। इधर से क्या है, मैनी मैनी, तो मैनी वन क्या हो जाएगा साथ में, ऑन टू हो जाएगा। अब बताओ सर, आज क्लियर हुआ, हाँ जी। मैंने अलग अलग एग्जांपल दे दिए सारे, ठीक है। आगे लिखो कुछ हेडिंग या नोट करेंगे कुछ भी, हाउ टू चेक, या बोल सकते हाउ टू चेक नेचर ऑफ फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन है। कई इसको नेचर ऑफ फंक्शन बोलते हैं, कई टाइप्स ऑफ फंक्शन बोलते हैं, तो अलग अलग है, ठीक है ना। हाउ टू चेक नेचर ऑफ ए फंक्शन, कि कौन से टाइप का फंक्शन है, ये कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तो बहुत आसान है कि सबको तीर लग रहे हैं तीर नहीं लग रहे, ये तो हमारे घर की बात है ना, घर का बनाया वो ये नुस्खा है। लेकिन कई बार ना फंस जाओगे, वहाँ भी हमें चेक करना पड़ेगा तीर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, ठीक है ना। तो इसमें लिख रहा हूँ सबसे पहला ही बाय मैपिंग मेथड, बाय मैपिंग मेथड। कुछ एक फंक्शंस डिफाइन करता हूं मैं, अगर वो वहां आए, अगर तुमको वो फंक्शन मिले, लिमिटेड कुछ फंक्शन है, लिमिटेड 5-7, वो वहां मिले तो तुम सबसे पहला मैपिंग का ही काम करना, मैपिंग से ही तुम उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन से टाइप का फंक्शन है, या किसका इसका नेचर क्या है, किस टाइप का फंक्शन बनेगा। अगर तुम्हें मिले कैसा फंक्शन
n2n, अगर तुम्हें ऐसा कुछ मिले, आगे कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, डोमेन और कोडोमेन दे दिया तुमको, अगर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हुआ तुम मैपिंग मेथड से ही चेक करना उसको कि किस टाइप का फंक्शन है। समझ में आ गया? हो सकता है सेकंड टाइप नेचुरल नंबर टू इंटीजर हो, ठीक है, हो सकता है नेचुरल नंबर टू, मैं रियल पर नहीं जाऊंगा अभी, इंटीजर टू नेचुरल नंबर हो, ठीक है, हो सकता है इंटीजर टू इंटीजर हो, और हो सकता है इंटीजर टू इंटीजर 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 टू रियल नंबर। ये कुछ एक फंक्शन है जो मैंने तुम्हें डोमेन और कोडोमेन दिया है, ठीक है ना, डोमेन और कोडोमेन दिया है, एक और भी लिखवा देता हूं, रियल टू रियल, ये कुछ एक फंक्शन है। मैं पता किसकी बात नहीं की यहां पर, इंटरवल्स की, कहीं दिखा इंटरवल, पर्टिकुलर इंटरवल कि 2 to 3 से लेकर 5 to 7 डोमेन और कोडोमेन है, ऐसा कुछ नहीं लिखा मैंने यहां पर। अगर पर्टिकुलर पूरा समाज आ जाए, पूरा सोशल समाज आ जाए, पूरा कौन सा, नेचुरल नंबर का, पूरा इंटीजर का समाज आ गया, अपनी वैरायटी लेके आ गया पूरा, उस केस में मैपिंग मेथड ही यूज करना तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया तरीका रहेगा कि वो चेक करने में कि उसका नेचर क्या है, ठीक है ना। तो यानी ये तुम्हें किस टाइप का दे रखा है, f(a)(2)(b), और यहां पर ये क्या है, इसकी डोमेन, और ये इसकी क्या है, रेंज। तो अब हम चेक करेंगे, एक एक करके एग्जांपल देता हूं मैं कि कैसे चेक करना है कैसे नहीं। ये सारा नोट हो गया? लिखो एग्जांपल, f मैं डिफाइन कर रहा हूं f को, ठीक है ना, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और fx को लिख रहा हूं मैं x+1, और तुम्हें यह बताना है कि किस टाइप का फंक्शन है, इसका नेचर क्या है। मैपिंग स्टार्ट करो, दो गोले बनाओ a और b। हमारे पास a में क्या है, a में क्या है जल्दी बताओ, नेचुरल नंबर है ना, एक एक लिख दूं, थोड़ा 2-4 लिख देता हूं, फिर डॉट डॉट कर दूंगा, तो स्टार्ट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी a में तुम्हारा ये बैठा है डोमेन में, कोडोमेन में कौन बैठा है, फिर से वही बैठा है, तो यहाँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये तुम्हारा बी सेट में बैठा है, और यहाँ बीच में कौन है, x+1। समझ में आ गया? तो एक आध मैप करवा के देख लेते हैं, एक आध मैप करवा के देख लेते हैं, कौन से, मान लो 1 इससे पास हुआ, इस पर मैप हुआ 2, 1 2 पर मैप, इसका मतलब 2 कहां पर, 3 कहां पर, 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। यानी हर एक नेचुरल नंबर के लिए तुम्हें वहां पर एक नेचुरल नंबर मिलेगा जो तुम मैप कर सकते हो, उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इस वाले में एक एलिमेंट ऐसा है जो तुम यहां से वहां मैप नहीं कर सकते, कौन है, 1। तुम जा ही नहीं सकते उस 1 पर, उस 1 पर जाने के लिए तुम्हें यहां x इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, जो क्या नहीं है, डोमेन में है ही नहीं, 0 तो इसलिए ये यहां पर खाली रह गया, मैप नहीं हुआ। सबसे पहले मैं इस साइड चलता हूं, ये जाएगा 1 1 में, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए हर एक अलग अलग इमेज है और एक ही पर वो मैप हो रहा है, तो यहां से तो कौन सा फंक्शन है, 1 1 है, ठीक है। लेकिन इस साइड से इनटू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक हमारे पास प्री इमेज नहीं है, तो ये हमारा इनटू, साथ में लिख सकते हैं 1 हैज नो प्री इमेज इन, ये हमारा 1 1 और इनटू हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला बिठा दूं, सेकंड एग्जांपल लिखो भाई, f z2z, इंटीजर टू इंटीजर है, और हमारे पास fx है x² माइनस x, चेक करके बताओ, x² माइनस x, इसका d <0 तो 1 2 into होगा
मैपिंग लगाओ, मैपिंग मेथड। पॉजिटिव अभी वो छोड़ो, मैंने मैपिंग मेथड सिखाया तुम्हें। बस तुम कुछ नहीं, दो सेट बना दो, ए और बी, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उसमें वो लिख दो। जेड में कौन कौन से आते हैं, एक 0 -1 -2 ऐसे करके 2 4 लिख दो। एक बी सेट बना दो, उसमें भी सेम एलिमेंट ऐसे मिलेंगे। बीच में इसको चिपका दो फंक्शन को, x² - x को, फिर 2 4 वैल्यू पास करवा के देखो, तुम्हें आइडिया होगा, फिर कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगा। ये है मैनी वन इनटू, बिल्कुल सही है। मैनी वन इनटू, देखो मैंने कोई दो सेट लिए, कोई दो नहीं, जेड से जेड, इसमें भी जेड है और इसमें भी जेड है, यानी 0 -1 -2 और 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये भी चलता जा रहा है। यहाँ पर 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन, और बीच में बैठा है x² - x। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं, इसमें तो मान लो तुम्हें छोटा सा ये पॉलिनोमियल दे दिया मैंने, मान लो बहुत बड़ी डिग्री आ गई, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको तो तुम चेक कर पा रहे हो, डी भी निकाल सकते हो इसका, तो क्वाड्रेटिक में ऐसा कुछ इशू रहता नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मान लो x² - x 0 होता, मतलब 0 पे कहीं मैप हो रहा है, कोई तो ऐसा होगा ना यहाँ पर तो 0 पर मैप होगा। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन निकालूं 0 तो x इक्वल टू कौन, 0 और 1। इसका मतलब जब तुम x इक्वल टू 0 रख रहे हो ना इसमें, तो 0 दे रहा है, 1 रख रहा हूं तो भी 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ फिर, मैनी वन। हाँ, यानी यहां से ऐसे दो ऐसी ये वैल्यू है जो 0 पर मैप हो रही है, तो मैनी 1 1। क्वाड्रेटिक में हमेशा ऐसा ही होगा, तुम्हें लगभग ऐसा ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, मैनी 1 हो गया, लेकिन यहां पर ये तो ठीक है, चेक कर लिया, मैनी 1 हो गया। इस साइड से कैसे चेक करें, इस साइड से कैसे चेक करें कि ये ऑन2 है इनटू है? कि हर हम x को y से रिप्लेस कर देंगे और चेक करेंगे कि हर उसके लिए डिफाइंड है या नहीं। डिफाइंड है या नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल और भी देता हूं तुम्हें, एग्जांपल से भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है ना। मैं एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ लेता हूं, कैसे, मान लो x² - x 1 पर मैप तो होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट तो मिलेंगे। अगर मान लो इंटीजर कुछ आंसर आया इसका, इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, ठीक है। अगर x इंटीजर आया, पक्का इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तभी तो 1 आया होगा ना। अगर नहीं सॉल्यूशन आए तो फिर नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इंटीजर तो नहीं, मान लो रैशनल आ गया आंसर, मान लो कॉम्प्लेक्स आ गया आंसर इसका, या x कॉम्प्लेक्स है, तो वो तो है ही नहीं ना वहां पर, तो इसका मतलब 1 तो आ ही नहीं सकता फिर कभी भी, वो तो आउट ऑफ हो गया जो इंटीजर से, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आ ही नहीं सकता, वो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, लेकिन हमारे पास डोमेन तो है ही नहीं ना कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना। तो मैं इसका सॉल्यूशन किया तो -x - 1 इक्वल टू 0 हुआ। अब d चेक कर लेते हैं एक बार, इसका d क्या है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो हो सकता है, लेकिन d क्या है, ग्रेटर देन 0 है। लेकिन d में भी काम नहीं चलता ना, ए नहीं a से भी ठीक है, d ग्रेटर देन 0 का मतलब दो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, लेकिन कौन से हैं, क्वाड्रेटिक किस टाइप के सॉल्यूशन है वो, क्या फैक्टर हो रहे हैं क्या उसके, नहीं हो रहे ना, इसका मतलब पक्का इरेशनल रूट आने वाले हैं। इरेशनल तो है ही नहीं डोमेन में। मान लो इसके रूट आगे, सपोज करो, मुझे नहीं पता क्या आएंगे, मान लो ये दोनों रूट आए, सपोज करो, और ऐसे तो हो ही नहीं सकता, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा, सपोज करो ऐसे रूट आगे दोनों, यानी जब √2 रखोगे तो आंसर 1 देगा, √2 तो है ही नहीं, इसीलिए ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा मिल गया मुझे 1 जिस पर मैप नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। तो चेक करने का ये तरीका है, एक आध वैल्यू इक्वल टू रख के देख लो, उसके आइडिया आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला एग्जांपल लिखो, नोट कर लिया, ये ध्यान से करना इस वाले को। एक फंक्शन है, इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर, कर दो, चेंज कर देते हैं, नेचुरल नंबर टू इंटीजर, सच दैट f of n -1/2 और -n/2 n
जब ओड होगा और n जब इवन होगा। चेक नेचर ऑफ द फंक्शन। नेचर भी नहीं, ये बताओ चेक कि ये इनवर्टिबल है कि नहीं है, ये बता दो बस, इतना बता दो तुम्हें। इन्वर्टेबल तो नहीं है। नहीं है इनवर्टिबल, क्या नहीं है? ऑन टू नहीं है। नहीं ऑन टू तो है ऑन टू है। ऑन टू है। सर एक सेकंड, ज़्यादा जल्दी दे रहा हूँ। आराम से सोचो। आराम से सोचो। मैं करूं? सर ये फैन देखिए, इनवर्टिबल है पक्का? लॉक कर दिया जाए? 1 और ऑन टू है, दोनों है। इन्वर्टेबल भी हो। क्या कंफ्यूजन है? इतना काहे परेशान हो रहे हो? अच्छा नहीं है, ले दे के ठीक है क्या? चलो देखते हैं। नहीं है। ये मेरे पास डोमेन, ये कोडोमेन, ठीक है ना। इसे नेचुरल नंबर 2 इंटीजर दिया है। इसमें कौन से टाइप के हैं? नेचुरल नंबर 1 2 3 1 2 3, ठीक है। एक बार एक काम करते हैं, एक तो पुट करके देखते हैं, कुछ तो मिलेगा। तो 1 पुट करूंगा, इन दोनों में से किस में करूंगा? पहले वाले तो अगर 1 वहां पुट किया तो आंसर क्या दिया? 0 0 दिया, यानी 1 मैं पहुंच चुका है 0 पर। जब मैं 2 रखूंगा तो नीचे वाले पे रखूंगा, माइनस तो -1 दिया, ये -1, यानी 2 -1 दे रहा है। 3 कहां दे रहा है? 3 पर क्या आएगा आंसर? 1 देगा। 3 1 पे दे रहा है। 4 -2 5 2 +2, यानी हर एक नंबर माइनस भी दे रहा है, प्लस भी दे रहा है, 0 पहले से आ चुका है। यानी इसकी हर एक इमेज है इसके पास, और एक ही है। इसका मतलब क्या है? 1 1 है। समझ में आ गया? हाँ। तो 1 1 तो पक्का है। प्लस में हर एक में इमेज मिल रही है ना, ऐसा तो कोई है ही नहीं बार बार कि कोई नंबर छूट रहा है बीच में। कंटिन्यूअसली नंबर आ रहे हैं, इसलिए हर एक वैल्यू की प्री इमेज भी है हमारे पास। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ऑन टू भी हो जाएगा। तो फंक्शन क्या होगा फिर? इनवर्टिबल होगा, या ये बोल सकते हैं बाइजेक्टिव होगा, ठीक है ना। एक मेथड हो चुका है। कौन सा मेथड करवाया मैंने? नेचुरल फंक्शन चेक करवाने के लिए मैपिंग मेथड, और वो मैंने 7-8 केस दिए तुम्हें, उसी केस में चेक करना है तुम्हें। सेकंड मेथड लिखो, अगर कुछ नॉर्मल डोमेन आए। नॉर्मल डोमेन समझते हो? कुछ फाइनाइट डोमेन 1 to 2 2 to 3 4 to 5, ऐसे कुछ इंटरवल टाइप में कुछ आएगा कि इतने में सिर्फ खाली इतने में चेक करना है। उसमें ग्राफ क्या यूज करोगे? सबसे पहले ग्राफिकल मेथड ही यूज करोगे। सेकंड नंबर आता है ग्राफिकल मेथड, या बाय ग्राफ, कुछ भी कर दो, ठीक है ना। बाय ग्राफ, इसमें अगर ऐसा आए नॉर्मल डोमेन समझ जाना तुम। अब 2 नॉर्मल डोमेन, दोनों ऐसे होना चाहिए। नॉर्मल डोमेन टू नॉर्मल डोमेन, सच इंटरवल, या मान लो कुछ इंटरवल टाइप के साथ में नोट कर लेना, इंटरवल टाइप। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे। ग्राफिकल मेथड कैसे? ग्राफिकल मेथड कैसे कैसे चेक करेंगे कि ऐसा कुछ पता लग जाए कि सेम 2 पॉइंट पर एक वैल्यू दे रहा है, या 1 पॉइंट पर 2 वैल्यू दे रहा है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है? अगर मान लो मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एक फंक्शन है, वो है sin x f(x) है,
ठीक है sin x में नहीं अभी तक मैंने दिया नहीं है। हाँ, word नहीं है। पता है तुम्हें अगर मैं sin x को रख दूं ना r to r तो होगा नहीं, r to -1 से 1 होगा, उसकी रेंज -1 से 1 होती है। मान लो मैं डोमेन r दे दूं तो वो इंजेक्टिव कभी नहीं, बाइजेक्टिव कभी नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बनेगा। Repeat. हाँ, इसीलिए जब तुम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें जो डोमेन है ना, 0 से pi. डोमेन है 0 से Pi. नहीं, अब पाई minus pi में by तो two हो से जाएगा। minus pi by 2 से pi by 2 for sin. हाँ, इसीलिए उसकी डोमेन काट दी जाती है, हाँ. इतना काट दी जाती है ताकि वो रिपीट ना हो। कैसे वो भी बताता हूँ मैं तुम्हें एक डोमेन दे रहा हूँ और डोमेन दे रहा हूँ -π/2 से π/2। मान लो मैंने इन दोनों को क्रॉस कर दिया ना दोनों एंड से, तो फिर गया काम से, बन ही नहीं पाएगा कभी। कैसे नहीं बन पाएगा देखते हैं अभी। और ये है -1 से 1। मैंने नॉर्मल डोमेन दिया, नॉर्मल कोडोमेन दे दिया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या बनाना है हमें, सिर्फ क्या बनाना है, इसका ग्राफ। और ग्राफ क्या इस तरह से बनेगा, कुछ इतना ही बन पाएगा। जैसे ही मैं ये क्रॉस करता हूं ना इधर से और इधर से, ये -π/2 और ये क्या है π/2। जैसे मैं इसको क्रॉस किया, मान लो यहां तक पहुंच गया, अब देखो ये वैल्यू ये भी दे रहा है, ये वैल्यू ये भी दे रहा है। दो ऐसी वैल्यू मिल चुकी है जो सेम ही वैल्यू दे रहा है, यानी मैनी 1 आया ना समझ में। लेकिन मैंने डोमेन कट कर दी थी चक्कर में। इसीलिए जब इनवर्स बनाते हो सारी ट्रिग्नोमेट्री का, पहले ये चेक किया जाता है कि वो मैनी 1 तो नहीं है, उसको 1 बनाते हो पहले, और इतना कुछ मिनिमाइज कर दो ताकि वो मैनी 1 से हट जाए और 1 ही रहे, तब हम आगे इन्वर्टिबल की बात करते हैं, तब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन होती है, ठीक है ना। तो इस केस में सिर्फ एक्स एक्सिस के पहले लाइन खींच लो बस एक तुम, तो जब मैं लाइन खींचे तो एक ही बार कट हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू मिली है तुम्हें, एक एलिमेंट से एक ही वैल्यू मिली है, इसका मतलब 1 फंक्शन है। और जैसे ये क्रॉस होता तो ये क्या मिल जाता, फिर 2 मिल जाता, उससे क्या हो जाता, मैनिमल बन जाता। इसलिए मैंने डोमेन काट दी उसकी। तो इस वाले मेथड में तुम हमेशा क्या करना, इसमें ग्राफ ही प्लॉट करना, तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा उसका, ठीक है ना। एक नोट करके लिखो पहले, फिर एग्जांपल नोट करना। लिखो इन दिस मेथड if any line in this method, if any line parallel to x axis cuts at one point only, cuts at one point only, then the function is 1-to-1 function, otherwise many-one function. At one point only, then 1-to-1 function exists, otherwise many-to-one function. आगे समझ में? ये एग्जांपल फटाफट नोट करो। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, उसमें तुम्हें बताना है कि वो क्या फंक्शन बनेगा। नोट हो गया? हो गया? करें? अगला एग्जांपल लिखो फिर जल्दी से। 0 to पाई से -1 से 1, और fx मैंने दे दिया वही ले लेते हैं, छोड़ो कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, sin x वही ले लिया, हाँ कुछ भी ले लो। अब मैंने क्या किया, 0 से पाई तक, 0 ये π/2 और ये पाई, और यहां से हमारा जो फंक्शन बनता है वो क्या बनता है, ये बनता ना। और मैंने लाइन ड्रॉ किया और उसमें 2 वैल्यू ऐसे मिल गई, यहाँ पर सेम वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब कौन सा फंक्शन, मैनी-वन फंक्शन। ऑन टू है क्या ये? नहीं, into 1 नहीं है, -1 नहीं है, ठीक है ना। ऑन टू कब बनेगा, जब 0 से 2 पाई हो जाए, तब जब उसकी रेंज कि सारे एलिमेंट किसी इक्वल टू, हाँ रेंज किसके इक्वल, कोडोमेन के इक्वल, लेकिन इसकी रेंज तो 0 से लेकर 1 1 तक है। तुम डायरेक्ट ये भी चेक करना, और ये सबसे फंडामेंटल तरीका होता है चेक करने का।
कि हम कैसे चेक करें ऑन टू है कि नहीं। तुरंत ये देख लो कि तुम इसमें रेंज क्या दे रहे हो और उसमें डोमेन को डोमेन क्या है। अगर दोनों इक्वल हुआ बाय चांस तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑन टू आ जाएगा। पिछले वाले सवाल में क्या था वो, उसमें -1 तक थी और वो भी दोनों सेम था ना। हाँ। इसका मतलब वो क्या है, 1 1 भी है और साथ में ऑन टू। इसका मतलब वहां साइन इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तुम्हें पता है साइन इनवर्स एक्स की, अब तुम्हें डोमेन और कोडोमेन मालूम पता चल चुका है क्या होता है। क्या होता है -1 डोमेन बताओ, साइन इनवर्स साइन इनवर्स की डोमेन। -1 अब की बार उल्टा हो जाएगा, रिप्लेस कर दो। इनवर्स की बात कर रहा हूँ, जो उसकी कोडोमेन डोमेन बन जाती है इनवर्स में। उल्टा उल्टा, इनवर्स का मतलब उल्टा, और जो डोमेन थी वो क्या बन जाएगा, कोडोमेन। तो अब साइन इनवर्स की डोमेन क्या हो गई, -1 से लेकर 1 तक, और कोडोमेन। अरे सरदार जी बोला यार, क्या कर रहे हो। -π/2 से π/2 भूल गए, ऐसे मत करो यार। कोई बात नहीं, अभी और प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो। अगला बताना जल्दी से, ठीक है। अब की बार दे रहा हूँ cos x का fx, ये दिया है मैंने cos x, ठीक है। और इसकी जो डोमेन है वो 0 से पाई टू रियल, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, f r प्लस से r प्लस और fx बनेगा मोड x। थर्ड एग्जांपल, f r से r, fx है, ठीक है। आगे आगे चलो, इतना करो अभी। हाँ भाई, पहला 1 into एक बार ग्राफ बना लेता हूँ मैं। जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो +1 से -1 कुछ पाई तक है ना, इसका मतलब यहाँ कुछ आ गया। यही ग्राफ बनाना, ठीक है। तो इसका मतलब 1 1 तो है, लाइन लगा दी मैंने, ठीक है। 1 1 बन गया, लेकिन ऑन टू या इनटू, इसकी रेंज क्या है, -1 से 1 तक, लेकिन वहां का डोमेन क्या है, मैच हुआ दोनों, इसका मतलब क्या, इनटू। डन। नेक्स्ट बताओ, पहले ग्राफ, क्या ये ग्राफ बना इसका, हाँ यही बनेगा। क्या 0 पे डिफाइंड है, 0 पे, 0 डोमेन में है ही नहीं 0 तो 0 बबल कर देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले एक लाइन लगाओ, इसका मतलब 1 1 है, 1 1 है, डन। 1 2 1 है बिल्कुल। प्लस ऑन टू चेक करते हैं, r प्लस है, इसकी डोमेन, इसकी रेंज क्या है, R सरदार जी। आर कैसे हो सकती है, माइनस में तो है नहीं। कुछ नहीं, इसकी रेंज कहां से कहां तक है, 0 से इन्फिनिटी तक। 0 से इन्फिनिटी, क्या 0 पर क्लोज आएगा, नहीं, ओपन आएगा, ओपन लगे, ठीक है। तुम बताओ इसकी कोडोमेन, आर प्लस का क्या मतलब है, 0 से इन्फिनिटी, दोनों मैच कर गया। इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू 1 1 पहले से था, क्या हो गया फिर दोनों से, बाइजेक्टिव। दिमाग का प्रोसेसर है ना, ऐसे बढ़ा दो जैसे वो आजकल मोबाइल आ रहे हैं इतना हाई स्टैंडर्ड के, 780 790 80, अब तो 900 तक पहुंच गया स्नैपड्रैगन। वैसा दिमाग रखो, ठीक है। और पूरा आंखें और दिमाग दोनों खुला रखो, क्या पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। अगला थर्ड नंबर, ध्यान से बताना, अभी मैं जल्दी जल्दी पूछूंगा तुमसे।
पहले सोच लेना कि क्या पूछने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ, ग्राफ यही तो बनेगा। डन। इसकी जो सबसे पहले तो 1 1 चेक कर लेते हैं। जो मैंने लाइन लगाया तो कितनी बार कट हुआ? बहुत बुधवार कट हुआ। इसका मतलब मैनी वन है। सबसे पहले मैनी वन आ चुका है। प्लस अब चेक करते हैं इसकी रेंज। और जो इसकी रेंज होती है ना वो 0 से 1 तक, 1 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा 1, 0 हमेशा आएगा। लेकिन इसकी कोडोमेन रियल नंबर मैच नहीं हुआ, इसका मतलब इनटू है। बस खत्म कहानी। ये चीज सेलेक्ट करनी है तुम्हें बस। भले ग्राफ से बताओ, भले ही मैपिंग मेथड से बताओ, किसी मेथड से बनाओ जो तुम्हें आसान, जिसका तुम ग्राफ जानते हो ना, कोशिश करना ग्राफ ही बना लो। और इंटरवल मैंने तुम्हें बता ही दिया कि अगर शॉर्ट टर्म में इंटरवल हो ना तो उसमें तो हमेशा ही ग्राफ बनाओ। अगर तुम जानते हो ग्राफ से सिर्फ लाइन खींचने की जरूरत होगी और रेंज तुम्हें ग्राफ बनाते ही पता चल जाएगा। ठीक है ना। थर्ड मेथड लिखो, 2 मेथड हो चुके हैं। थर्ड मेथड लिखो एनसीईआरटी मेथड। स्कूल में करवाया जाएगा, बोर्ड में तुम्हें यही करना है। ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है वो ये करवा रहा हूं मैं तुम्हें। ये भी कई बार काम आएगा तुम्हारे। हर बार ग्राफ बनना जरूरी नहीं होता है ना। हर बार तुम मैपिंग भी नहीं कर पाओगे, तो तब काम आएगा। तब भाग के एनसीईआरटी के पास जाएंगे कि आप हमारी हेल्प आप करोगे परमात्मा जी। लिखो एनसीईआरटी मेथड में कि अगर थर्ड मेथड लिख रहा हूं मैं, एनसीईआरटी मेथड कि इफ f of x1 इक्वल टू f of x2, ये क्या लिख दिया मैंने कि दो एलिमेंट पर फंक्शनल वैल्यू सेम है। यही तो लिखा है, x1 x2 दोनों पर फंक्शनल वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब, और ये भी इसमें ट्रू रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब नहीं, अगर x1 x2 इक्वल आ गया, अब क्या लिख दिया मैंने, वहां तक तो ठीक था। देखो x1 और x2 के पास 2 केस है, या तो x1 x2 इक्वल है या नहीं है। और अगर नहीं हुआ तो सदा जी दिमाग गॉगल को, अगर नहीं हुआ, मान लो ऐसे 2 वैल्यू है मेरे पास जिसमें सेम जगह तीर लग रहा है, 2 जगह से सेम जगह, कौन सा फंक्शन हुआ? 2 जगह से मैनी वन 2 जगह सेम गया है। मैंने 2 केस बनाया इस x1 और x2 के बारे में, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब 2 अलग अलग है और वो सेम पर गए हैं। तो कौन सा? मैनी वन। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो एक पर लगेगा ना। यानी यहां से एक था, यहां से भी एक है, तो कौन सा फंक्शन? इसीलिए मैंने ये कंडीशन लिख दी लास्ट में। वो तो पहले ही पढ़ चुके हैं ना लाइन मेथड कि अगर दोनों इक्वल नहीं है और एक ही जगह पर मिल रहा है आउटपुट, इसका मतलब मैनी वन है। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो गए ना, इसका मतलब वो एक ही पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, 2 की नहीं कर रहा हो। तो इसीलिए वो फंक्शन क्या होता है? वो 1 1 होता है। देन 1 1, ठीक है ना। जैसे लिख रहे हो, आजादी रुके पड़े लिख लेना। देखो एग्जांपल, f r to r, मैं फंक्शन दे रहा हूं 1/1 प्लस रूट एक्स। अब इसका कई बार ग्राफ नहीं बनता है, मैपिंग मेथड भी प्रॉब्लम करता है कई बार, रूट में कहां आंसर निकालने बैठेंगे अभी। तो ये बनेगा, ये एनसीईआरटी तुम्हारी हेल्प करेगा। अब ये एनसीईआरटी तुम्हारी हेल्प करेगा। एक मैं करवा देता हूं सर, हर आर के लिए डिफाइन नहीं है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, दे तो सकता है तुम्हें, तो फिर फंक्शन ही नहीं। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? तो ये कह रहा है कि तुम उठाओ आर से। सर्वर्स की डोमेन फिर आर कैसे होगी? अब तुम ये कह रहे हो कि अगर माइनस आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ। रुको, हो सकता है मैंने कुछ गलत लिख दिया हो। फंक्शन ही नहीं है। या तो आर प्लस हो या
ठीक है, इसको ना r प्लस करो। ठीक है, दोनों को r प्लस कर दो। सही है। हो सकता है वो लिखने में गलती हुई हो, क्योंकि वो हैंड रिटन नोट्स है। अब ठीक है, 0 भी रह सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 रह सकता है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे कि अगर f of x1 इक्वल हुआ f of x2, अगर इक्वल हुआ दोनों, तो इसका मतलब हमें ये आना चाहिए, फिर आना चाहिए अगर 1 हुआ तो, ठीक है ना। मैं 1 चेक कर रहा हूं, ये अगर नहीं आया तो मिनिमम तो है ही, फिर अल्टरनेटिव ऑप्शन। ठीक है, फंक्शन में x1 रख दो, जहां भी x दिखाई दे रहा है। क्या बनेगा? 1/1 प्लस रूट x1 बनेगा, ठीक है। इक्वल होगा फंक्शनल वैल्यू, लेकिन अब की बार x क्या होगा? x2 रख दो, तो 1/1 प्लस रूट x2 बनेगा। समझ में आ गया? अब चेक करते हैं, एक बार सोल्व करते हैं इसको थोड़ा। हाँ, इसको अगर मैं पलट दूं दोनों साइड, तो ये बनेगा 1 प्लस रूट x2 बनेगा। 1 कैंसिल, रूट से रूट गया, तो x1 इक्वल टू क्या आया? x2। और अगर ये आ गया तो क्या इसका मतलब 1 ये एनसीईआरटी मेथड है, उससे तुम चेक कर सकते हो। यानी वो एक ही वैल्यू पर देगा हमेशा, सेम वैल्यू, अलग अलग पर कभी नहीं देगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू चेक करते हैं। क्या ये अच्छा ये बताओ, ये पॉजिटिव देगा हमेशा? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। क्या ये आंसर 0 दे सकता है कभी? नहीं, कभी नहीं देगा 0। ठीक है, 0 तब देगा तो x बहुत बड़ा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। उस केस में क्योंकि वो डिफाइन नहीं है वहां पर, तो 0 कभी नहीं हो सकता। मतलब 0 से ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके बाद तो, और देगा हमेशा प्लस में आंसर। तो इसकी रेंज क्या होगी? r प्लस होगी ना, और वहां का डोमेन क्या है? r प्लस। इसका मतलब क्या है? ये ऑन टू। और अगर 1 हुआ, ऑन टू हुआ, तो बाइजेक्टिव। साथ में लिख दो इसका ऑन टू भी है, क्योंकि इसमें लिख दो ये प्लस में देगा, पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, और बिलोंग टू 0 से इन्फिनिटी। ये तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी रहने वाला है। अगला लिखो। किस मेथड से चेक करोगे? जो भी करवाया उससे करोगे? दोनों का डी 0 है, प्लस 0। इसका मतलब ऑन टू तो मैंने चेक कर। सर इससे कैसे चेक करोगे? देखो यार, अगर गए ना तुम x1 x2 मेथड से, नहीं तो बहुत लेंथी होने वाला है। फर्स्ट मेथड से। अब बचा 2, एक मैपिंग और एक ग्राफ। ग्राफ का भी बहुत ही मुश्किल है, दो आ रहे हैं ग्राफ। अब एक मैपिंग बचा, कितना ही करोगे? रियल नंबर है ये तो सारे डिस्कार्ड हो गए। चेक कैसे करें? चेक कैसे करें? देखो मैं ना ऑन टू चेक कर सकता हूँ, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ऑन टू चेक हो जाएगा, और वो कैसे होगा? दोनों का डी लेस देन 0। दोनों का डी लेस देन 0 है।
दोनों का डी लेस देन 0 ए पॉजिटिव है दोनों में, हाँ आंसर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। आर और हमारे पास कोडोमेन तो आर है, इसका मतलब क्या है ये इनटू इनटू मैंने बता दिया, अब तुम बता दो 1 होगा कि नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोऑर्डिनेट बना। अब बहुत यार ये बहुत लंबा मेथड है, कौन करेगा यार इतना, अब बहुत लंबा मेथड है। इससे अच्छा फिर मैक्सिमम एक्स को मान लेता हूँ फिर उससे भी हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या करें, अब मैं तो फंस गए। तो वो तो करते ही हैं हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नहीं करना, मैं बताऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। इसके शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, शॉर्टकट। इसके अलावा तुम पहले सोचो, बस दिमाग के पंजे लड़ाओ। नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके काटने का ट्राई करें। 3x + 1 मतलब ऊपर नीचे से फिर भी दो पोलों में तो बचेगा ही बचेगा। मतलब कुछ ऐसा ट्राई करें ऊपर और नीचे का सेम आ जाए, जिससे एक कट जाए और अल्टीमेटली नीचे का कुछ बच जाए। मैं बता दूं कैसे करते हैं, रुको एक बात बताओ। हमारा कोडोमेन आर है, कोडोमेन आर है, इसका मतलब आउटपुट तो आएगी, आउटपुट तो वैसे भी आएगी क्योंकि फंक्शन है, आउटपुट तो आना तय है। एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करते हैं आउटपुट आने में कि ऐसा कुछ आउटपुट आ जाए। कैसे मैं बताता हूँ, एक बार सुनना। मैं इधर एक नंबर लिखने जा रहा हूँ, अभी ये नंबर कैसे लिखने जा रहा हूँ, मैंने 5 लिख दिया। और अब लिखने का तरीका देखना क्यों लिखा मैंने ये। जैसे मैंने ये मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाएगी, और फिर मैं दोनों को एक साइड करूंगा, x के 2 सॉल्यूशन आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर आ गए, अगर आ गए इसका क्या मतलब है, मैनी मिनिमम है कि 2 ऐसी वैल्यू मिल गई जिसमें सेम आंसर दे रहा है। और मैं ले सकता हूं ना, मेरे पास रियल नंबर है ना, मेरे पास रियल नंबर है। मान लो नहीं आया और रियल में आया ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स में आ गया। कैसे पॉसिबल है कि कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा? मान लो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं दोनों में, सिर्फ ये दोनों पार्ट है, तो 0 तो सॉल्यूशन होगा ही होगा, हो गई हाँ वो तो होगा ही होगा। वो तो हो गई। एक अगर और एक जरूर मिलेगा पक्का, दूसरे वाला तो कैसे पॉसिबल है? एक 0 मिल गया और दूसरा बन गया कॉम्प्लेक्स। कोई भी क्वाड्रेटिक में ऐसा पॉसिबल होता है क्या? नहीं, कॉन्जुगेट पेयर में आता है। कॉन्जुगेट में आता है ना, भले इरेशनल क्यों ना आ जाए वो भी कॉन्जुगेट में आता है। हाँ। इसका मतलब अगर मैं कांस्टेंट टर्म को गायब कर दूं, उसका 2 सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा। और वो कैसे गायब होगा? इधर कुछ भी ना, इसके इस बेसिस पे देखो, यहां कौन बैठा है कि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये इक्वल आ जाए बस। तो मैंने ऐसा नंबर सेलेक्ट कर लिया, वो 5 रख दिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं एक बार, और जब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 3x² प्लस 4x और प्लस 5 बचा, और उधर क्या बचा? 5x² प्लस में 5x और कितना 5, ये गया। अब जो आया वो क्या आया? ये इधर गया 2x² हुआ, और ये इधर गया तो प्लस का x इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x 0 आ गया और x कितना आ गया? -1/2। ये वो 2 वैल्यू है जो तुम्हें आंसर 5 दे रहा है। इसका मतलब कौन सा फंक्शन है ये? मैनी वन है। तो कई बार शॉर्टकट तरीके से भी चलना आसान रहता है। ये तरीका अच्छे से सीख लो, साथ में लिख लेना शॉर्टकट तरीका। तो यहां मैं लिख सकता हूं मैनी वन, और साथ में क्या हो जाएगा? ये इनटू फंक्शन हो जाएगा, या इनटू होगा, इनटू हो जाएगा, सही है। बेटा दूं अगला, पढ़ा दो ना। हाँ सर। लिखो f r टू r fx दे दिया x अपॉन 1 माइनस x²। ये आसान है, ये तुम x1 x2 से भी कर सकते हो, हाँ सर। ये हो जाएगा उससे,
कर दो उससे ही कर दो ये तुरंत, ये आसान है। सर जहाँ पे नॉन अनडिफाइंड आया है तो उसका देखते हैं एक बार, मैं एक बार ये ट्राई करता हूँ कि fx1 और x2 इक्वल आने का कि आ जाए ये, ठीक है ना। तो मैंने रखा x1 1 माइनस x1 स्क्वायर, x2 और 1 माइनस x2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे ज़्यादा तो क्या ही कर सकते हैं। उस मल्टीप्लाई किया या कुछ और कर सकते हो, और कुछ हो ही नहीं रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, करो। x1 माइनस x1 x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x2 इंटू x1 का होल स्क्वायर, सही है। इधर ले आओ सबको, और उसमें क्वाड्रेटिक बना, अरे जरूरत ही नहीं है, कॉमन आ रहा है। जब ये इधर आया x2 तो इसके साथ में लिख दूं ये, अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? ये तो आ गया, ठीक है। इन ये माइनस का और ये प्लस का इधर आके, ये माइनस का और ये प्लस का, x1 क्या x1 x2 कॉमन आ रहा है? yes. तो मैं यहाँ से x1 x2 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा x1, यहाँ से क्या बचा माइनस x2 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, क्या कॉमन आया दोनों में? x1 माइनस x2, इधर क्या बचा 1 प्लस यहाँ से x1 x2 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब x1 इक्वल टू x2, ये ठीक है। अगर इतना होता तो क्या बोल देता मैं डायरेक्ट, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्या आएगी? ये भी तो ट्रू है, इतना ठीक है। यानी x1 क्या आया -1 अपॉन x2। अरे इन दोनों का क्या मतलब है? x1 एक यहाँ भी हो रहा है, एक तो यहाँ सॉल्यूशन दे रहा है x1 और एक x1 वहां सॉल्यूशन दे रहा है, तो इसका मतलब कौन सा हुआ? ये मैनी 1 हो गया। मान लो x2 2 हुआ, मान लो x2 2 है, x2 की वैल्यू 2 है, x1 की कितनी वैल्यू आएगी? कौन कौन सी? 2 और -1/2। यानी जब x1 ये दोनों होंगे ना तो x2 ये देगा ना। इसका क्या मतलब? मैनी 1 तो फंक्शन क्या है ये? मैनी 1 फंक्शन, ठीक है ना सर। और इनटू तो डायरेक्ट बता देंगे, वो तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें तो y भी मान के कर सकते थे, fx। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। मैं अगला एग्जांपल बीसी पे करवाने वाला था, तुम y मान के कर सकते हो, उससे डायरेक्टली इसके डायरेक्ट में पता चल जाएगा तुम्हें। चलो एक काम करो, y मान के करके दिखाओ। मैं तुम्हें एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, ये इसको y मान के बता दो, इसको y मान के बता दो कि क्या है ये फंक्शन। देखो 1 1 तो डायरेक्ट पता चल जाएगा इसका, fx1 x2 करोगे तो तुम खाली रेंज निकाल दो इसकी, हाँ बस। वो तो हमारे पास पर्टिकुलर मेथड पड़ा ही है उसका, उसके लिए तो f of x1 इक्वल टू f of x2। -1/, हाँ -1/2
से 1/2 y आएगा ना, सही है, y माइनस 1/2 से 1/2 आ जाएगा। और इसकी कोडोमेन क्या है? R r है, कोडोमेन r है, ठीक है ना। और रेंज क्या आया? माइनस 1/2 ना 1/2, ठीक है ना। और मैनुअल तो मैनी वन और साथ में इनटू इनटू हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लिखे आगे, आगे हेडिंग लगाओ, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये इसका मतलब क्या है? अब की बार पता है तुम्हें, अब की बार क्या दिया जाएगा कि फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन ऑन टू है, तो कोड डोमेन बताओ। ऑन टू का मतलब क्या है? रेंज और इक्वल, तो इसका मतलब तुम्हें क्या निकालने की जरूरत है उसकी? रेंज। पूछा जाएगा कोड डोमेन का, लेकिन निकालोगे क्या? रेंज, क्योंकि वो दोनों क्या है? सेम है, इसीलिए लिखो इफ एफ कोई फंक्शन है, वो r से s है, r तो रियल नंबर हो गया, s वो गायब कर दिया, तुम्हें s ही निकालना होगा, यानी तुम्हें कोड में निकालना होगा। लिखो आगे, fx इक्वल टू sin x माइनस √3 cos x इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 नहीं है, फंक्शन कहां है? +1 करो, +1, ये तुम्हें fx दे दिया, ठीक है ना। is on to function, is on to function, then find s। अब तो डायरेक्ट लिख दिया s, वरना ये भी बोल सकता है कि कोडोमेन। सर -1 से कोडोमेन क्या? -1 से 3, अरे -1 से 1 तो सिर्फ sin x की होती है ना, हैं? -1 से 3। अच्छा -1 से 3 कह रहे हो तुम आंसर, शायद हो सकता है, 3 शायद 3 जैसा है इस वाले से -2 से 2, हाँ -1 से 3, ये इसकी बताओ पहले तो रेंज। हाँ -2 से माइनस कैसे आया? सर a² + b², जानते हो ना ये चीज? हाँ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का माइनस से प्लस और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 ठीक है, ये होता है इस केस में a sin x प्लस b प्लस b cos x, ठीक है ना। इसकी जो रेंज होती है वो बिलोंग करता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट माइनस और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना। लेकिन अच्छा इसकी पहले निकाल लेते हैं एक बार, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2, यानी -2 से 2, -2 से 2, क्लोज रहेगा ओपन रहेगा? क्लोज रहेगा। क्लोज रहता है, हाँ। ठीक है, क्लोज रहता है। साथ में प्लस क्या है? 1 अब ऐड होगा माइनस तो -1 से 3 हो जाएगा। लेकिन हाँ ठीक है, ऐसे निकालना था, ठीक है। अगला लिखो भाई, मिटा दूं? यस क्वेश्चन है इफ फंक्शन r से 5/6 3/2 कोई फंक्शन है f(x) x² प्लस x प्लस c और x² प्लस में 2x प्लस c is on to then c इसके पीछे की वैल्यू डाल देंगे, इसके पीछे की वैल्यू उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अरे वैसे भी ऑन टू है ना, तो ऑन टू के लिए
नहीं वैल्यू क्या डालोगे? वन डाल कोई भी डाल 1 कैसे डालें? y को 3 उससे क्या होगा जब वैल्यू डालने में? सर सी कट जाएगा अगर 1 डाल देंगे। सी तो निकालना है, कोई काट रहे हो? अच्छा हाँ C सी तो निकालना है, अच्छा कोई काट दिया। सर ये मैंने बनाया मैंने मैंने के तो कह ही नहीं सकते ना हम। नहीं क्यों अभी कैसे कहेगा? सी नहीं पता नहीं है हमें। सर मैनी वन नहीं कह सकते, अगर 1 पुट कर दे सी कट जाएगा, पता चल जाएगा मैनी वन है। इक्वल टू 1 ला रहे हो? हाँ इक्वल टू अरे भाई तो 2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है अगर अच्छा हाँ सर तो पूरा ही तुम कह रहे हो मैं इक्वल 1 रख सकता हूँ। हाँ क्योंकि रेंज में है, कोडोमेन में है। कोडोमेन में तो है ना। कोडोमेन में 1 है। हाँ तो डाल चुके तो मैंने से कोडोमेन में 1 है। हाँ वो 1.5 है और 0.0 पक्का ना? तो अगर है तो फिर रख सकते हो 1, सर लेकिन फिर सी कैंसिल हो जाएगा। सर उससे तो 2 इज अच्छा फिर एक 0 है ना तो 1 1 फिर सी 0 हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, और वो कैंसिल हुआ तो निकालना तो सी है हमें। फिर वो तुम्हारे वाला मेथड कौन सा? y रखो, देखो y रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओ, उसके बाद क्या करोगे? ये वाला उसमें एक रेंज आएगी ना, y कुछ तो आएगा इस साइड से इस साइड, हाँ और वो इस साइड से इस साइड क्या है? ये वो ऊपर ऊपर दे रखा है, सी के टर्म्स में सी की टर्म में आएगा। जल्दी करो, 2 मिनट का टाइम है। इक्वल टू y रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओ। आंसर मैंने 1 चेक करना तो जो हम लगा हाँ वो वाला मेथड बिल्कुल सही है। 1 1 इसके बाद आना